there's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. This is a special show that we are not doing in the studio. We're on the ground in Lucknow. चुनाव यहाँ पे होने वाला है 20th मई को, 5th फेज ऑफ द इलेक्शन. यहाँ से रायबरेली एक बहुत हॉट सीट है, अमेठी एक हॉट सीट है, लखनऊ एक हॉट सीट है जो 20th मई को जहाँ पे पोलिंग होगी. सो वी डिसाइडेड दैट दिस टाइम वी शुड डू समथिंग डिफरेंट. वी शुड स्टेप आउट ऑफ आवर स्टूडियो एंड हिट द ग्राउंड. सारा हफ्ते हमें टीवी न्यूज़ देखना पड़ता है और जैसे ही हम लखनऊ पहुँचे शर्मा जी की दुकान के पास, हमें यहाँ पे लाइव टीवी न्यूज़ देखने को मिलने वाला है. भैया जी कहिन का शो यहाँ पे लाइव शूट होने वाला है at 6 o'clock. So we're going to see how the show looks live. भैया जी कहन के शो से पहले यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स लगा दिए हैं. हमारे फेवरेट एंकर्स हैं इस पोस्टर में. राहुल शिवशंकर हैं, रूबिका लियाकत हैं, आनंद नरसिम्हन हैं, किशोर अजवानी एंड ऑफ कोर्स प्रतीक त्रिवेदी जो शो होस्ट करते हैं भैया जी कहन की. पालकी भी है, अमन चोपड़ा भी है, न्यूज़ के सारे दिग्गज. लुक, एक तरफ मोदी जी के पोस्टर, एक तरफ न्यूज़ 18 के पोस्टर. सो बिफोर द शो बिगिंस ये लोग काफ़ी यहाँ पे सिंगिंग कर रहे हैं ताकि क्राउड इकट्ठा हो और खूब जम के लड़ाई हो क्राउड में. बाईस 23 फरवरी से दिल्ली से निकला हूँ नॉर्थ वेस्ट से. 16,000 किलोमीटर का सफर हो चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच लखनऊ. थोड़ी देर बाद देवता आएंगे. इसके पहले आपको पूछे बगैर शो खत्म नहीं करूंगा. क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम. अच्छा ठीक है, मैं आया. जी बोलिए. तो ये ऑलमोस्ट एक लाइव शो की तरह है. इट्स लाइक अ स्टैंड अप, ऑलमोस्ट एक स्टैंड अप कॉमेडी शो. क्राउड को वर्क किया जा रहा है और ये भी एक कला है क्योंकि वो प्राइम टाइम डिबेट नहीं है. ये क्राउड मैनेजमेंट भी होना चाहिए इसमें और एक टैलेंट भी होना चाहिए कि आप कैसे क्राउड को बार बार इवोक करते रहें. और यहाँ पे इनका एक तकिया कलाम है, वो हाँ करते हैं हर 2 मिनट में और वो सुन के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं. डिबेट तो भाई यूजुअली है, मुझे समझ नहीं आया कि क्या मुद्दा है. सारे प्रवक्ता अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं. कहते हैं 2 भैंसों में से 1 भैंस. हम कहते हैं ना भैया, हम आपकी भैंस नहीं लेंगे. 4 तारीख को ससम्मान गाजे बाजे साथ वापस करेंगे. देखो, सी लाइक ही हैज टू क्रैक जोक्स. सारा ध्यान बूझ पे ही है आजकल. थोड़ा काम पे लगाओ ध्यान. पूरा इतना कई घंटे लगाते हो बूझ पे तुम. भैया 1 ही सेकंड लगाता. पीपल हैव टू हैव फन. कब से साहब राजनीति में आए? अरे गजब है यार. शायरी भी होती है बीच बीच में. खामोश समुद्र ठहरी हवा तूफान की निशानी होती है. जब और भी ज्यादा लगता है जब नाव पुरानी होती है. अरे मेरी जान, तुम्ही से थोड़ी ना वो कोई लखनऊ में जवाबी कवाली थोड़ी ना हो रही है. सो ये बहुत सारे डायलॉग बाजी करनी होती है. तो दैट इज व्हाट दिस शो इज ऑल अबाउट. और यहाँ पे क्राउड मोस्टली मुझे लगता है काफ़ी यूज टू है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है तो वो आते हैं, देखने आते हैं. शर्मा की चाय बहुत फेमस है लखनऊ में, तो लोग चाय पीते पीते थोड़ा लाइव शो का लुत्फ उठाने आए हैं. विल ट्राई एंड टॉक टू सम पीपल को पसंद आ रहा है क्या हो रहा है. कैसा लग रहा है ये शो? अच्छा लग रहा है लोगों का झूठ देख के, किसी का सच देख के मजा आ रहा है. तभी रुके, वरना अब तक तो हम लोग चले जाते हैं यहाँ से. प्रिंस जी, आप मुझे बोल रहे थे कि आप इनको डिस्टर्ब करने आते हैं यहाँ पे जो एंकर हैं. जी, मैं डिस्टर्ब करने आता हूँ क्यों? क्योंकि ये एक ही तरफा बोलते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं. तो मैं हमेशा आके इनसे 2-3 सवाल करता हूँ जनता की, जिससे बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनके प्रवक्ता भी. आज क्या सवाल पूछने वाले? जो एजुकेशन में 2017 को इन्होंने वादा किया था
कि हम 2023 तक अपना जीडीपी का 6% कर देंगे। आज वो 2.9 पे अटका हुआ है, वो पूछना है। आज स्वास्थ्य पे जो उन्होंने कहा था मैं 2.9 करूँगा, 1.1 पे अटका हुआ है, उसके बारे में बात करनी है। ये तो आपको देख के डर जाते होंगे कि आप और डर जाते हैं। अब मैं पहले मास्क लगा के आता था, तब तो ये भोलवा देते थे। अभी देखिएगा मैं चलो अभी हम देखते हैं आपको, आपसे बात करते हैं या नहीं। A few moments later. आपने स्वास्थ्य पे कहा था बजट का हम 2.9 करेंगे, आज 1.1 से 1.3 क्यों है? 27 लाख बच्चे भूखे क्यों सोते हैं? आपको बताना पड़ेगा। सॉरी हम आपको डिस्टर्ब करें एकदम से, लेकिन आपको ये शो में मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप रोज देखते हैं? टीवी पे भी देखते हैं या यहीं देखते हैं? नहीं टीवी देखते हैं। और आज लाइव देखने आप स्पेशली आए हैं? हाँ। क्या पसंद आता है शो में? नहीं इनका स्टाइल जो बात करने का। हाँ जो करते हैं। हाँ, और हम 10वीं पास हैं युवक। 10वीं पास। 10वीं पास युवक हैं। इस समय कहीं नौकरी ना कुछ, 5,000 की 3,000 की नौकरी मिल रही है पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, और ना योगी से कुछ मिल रहा है, ना मोदी से। पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। आप तो बड़े छोटे हैं, अभी 10वीं पास करिए, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। और क्या 10वीं किसी के घर में प्रॉब्लम होती है तो वो तो करेगा। देखो भैया, अगर राजनीति में लंबी दौड़ करनी है तो अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। तुम्हारे लिए बना के ना देंगे कभी। अच्छा आपको लगता है न्यूज़ में आप लोगों के मुद्दे उठते हैं? न्यूज़ देखते हैं आप? न्यूज़ देखते हैं, मुद्दे तो उठते हैं मगर थोड़े कम उठते हैं। जैसे अभी आपने हमसे बात की तो ये बात नहीं उठेगी, फिर दूसरी बात उठा देंगे आप लोग। ये बात को काट के दूसरी बात उठाएंगे आप लोग, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। वो न्यूज़ लॉन्ड्री से मैंने आपको कई बार देखा, देयर इज जैसा न्यूसेंस के नाम सुना। न्यूसेंस आप देखते हैं? हाय बोलिए आप न्यूसेंस में हैं इस वक्त। हेलो हेलो। आपको हम न्यूसेंस में दिखाएं। न्यूसेंस कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ठीक शो है या क्या बेटर करें? नहीं, अच्छी बात ये है कि न्यूट्रल शो है, किसी पार्टी को जो है फेवर नहीं करता है। अदरवाइज आज के डेट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी ना किसी पार्टी को फेवर करती है, इस वजह से न्यूसेंस देखने में मजा आता है। थैंक यू। अच्छा आप लखनऊ से हैं? जी हाँ। मैंने क्या आपको लगता है इलेक्शन में बड़े मुद्दे हैं आपके लिए? बड़ा मुद्दा तो हमेशा से वही था जब से देश की आज़ादी हुई है। मेन होता है रोज़गार और महंगाई, लेकिन पब्लिक अब इस तरीके का, जैसा मैंने आपको बताया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारा, वो एक पार्टी को लेके फेवर करता है, जिसकी वजह से कई मुद्दे छुप जाते हैं। आजकल का जो युवा है वो बेरोज़गार है, मोबाइल ज़्यादा चला रहा है, दिन रात इंटरनेट पे व्हाट्सअप मैसेज पढ़ता रहता है, जिसकी वजह से दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है और लोग जो असल मुद्दा है उसको भूल गए हैं। डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेज़ों का बहुत पुराना फार्मूला है जो हिट है अभी भी हिट है। थैंक यू। और प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स को बोलिए कि ये वीडियो लाइक करें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब न्यूज़ लॉन्ड्री। थैंक यू। अच्छा राधे जी, आप टीवी न्यूज़ देखती हैं? हाँ बिल्कुल। कौन से आपके फेवरेट चैनल्स? आया न्यूज़ 24 है, एबीपी न्यूज़ है। फेवरेट एंकर्स? फेवरेट तो इस समय सबसे ज़्यादा जो है वो एक ही है, ललन टॉप। अच्छा अभी बहुत न्यूज़ में बहुत सारे प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज आ रहे हैं। आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? इतनी ताकत कहाँ से आती है? एक वक्त पे मैं देखती हूँ सुबह सुबह आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में, 125 दिन में, इससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है। अगर आपको एक मौका मिले प्रधानमंत्री को इंटरव्यू करने का, तो आपको क्या एक क्वेश्चन बताइए जो आप उनसे पूछेंगे? सबसे पहले तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगी कि ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बहुत लोगों ने पूछ लिया कि आपका कौन सा टॉनिक है, उसका तो मीम बन जाएगा। Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? रूबिका जी बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं उनसे। बिल्कुल, कि उन्हें मतलब हमें भी जानने की जरूरत है कि ये स्ट्रेंथ, ये पावर उनके पास कहाँ से आती है। सच बोलूँ तो सॉरी टू से, जो न्यूज़ एंकर हैं या जो भी लोग हैं वो पता नहीं क्यों वो सवाल ही नहीं कर रहे हैं। वो मुद्दे वही सवाल कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं उनसे पूछे जाए। जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सही मुद्दे उठ ही नहीं रहे हैं। मंदिर बन गया, हमारी आस्था है, हम बिल्कुल खुश भी हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं पूछे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ, मुझे लग रहा है कि आप जिनको अपना सही रोल निभाना चाहिए, आपसे मतलब है मीडिया से, मुझे नहीं लग रहा है वो सही रोल निभा रहे हैं। समय समय पर प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय होते हैं वो हमको लगता है कि जो हम सोचते हैं प्रधानमंत्री जी हमसे 10 कदम आगे सोचते हैं, तो मुझे लगता है उनसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों की बस कामना है कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और इस देश का ऐसे नेतृत्व करते रहें जिससे कि जो हमारे सपनों का भारत है वो जल्दी से साकार हो।
एक बात बताइए, आप लोग युवा हैं तो भले ही आप भाजपा के समर्थक हैं, एबीवीपी के साथ हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन। तो कुछ आप रोजगार के बारे में नहीं पूछना चाहेंगे एज युवा टू द प्राइम मिनिस्टर? जैसे रोजगार के लिए वैकेंसीज जो सरकारी वैकेंसीज है, हम स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन कुछ कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिस पे कोर्ट स्टे लगा देती है। हाई कोर्ट में कोई पेपर लीक का होता है, लेकिन जो वैकेंसीज पेपर अच्छे होते हैं उस पर हाई कोर्ट पे स्टे लग जाता है, कोई पहुंच जाता है उस पर स्टे लग जाती है। किसी ने कह दिया, आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी जी रोजगार पे आप क्या करें? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे अभी मेक इन इंडिया के थ्रू सन 2014 से जब मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ, तब से स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गए हैं। आप भी जानते हैं कितने कम स्टार्टअप गिने चुने। आप तो स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, मैं स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं। आप एक युवा हैं तो आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है मन में कि रोजगार का क्या होगा? जो पढ़ेगा रोजगार सबको मिलेगा, मेरा ये कहना है। बाकी रोजगार एंटरप्रेन्योर जो भी बन रहा है, जैसे स्टार्टअप किसी ने सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अगर आपको मौका मिलेगा प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछने का तो आप क्या पूछना चाहेंगे? यही बेरोजगारी पे, महंगाई पे ही सवाल जवाब होगा भाई। महंगाई का क्या हो? ये महंगाई भाई जितनी कम हो उतनी अच्छी है। बहुत कुछ दे दिया उन्होंने, छोटे से लगाई बड़े तक के बहुत से है। स्वास्थ्य बीमा से लगाई, आपके पेंशन से लगाई, से बहुत कुछ दिया। ये काम आपको सही लगा कि पेंशन का काम दिया है, और जो आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं आप, और राशन की बात कर रहे हैं, की बात, लेकिन महंगाई कम हो? महंगाई कम होना चाहिए। मैम बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मैं जो पूछूंगा वो यही पूछूंगा कि जो बच्चों की एजुकेशन हो रही है वो कितनी क्वालिटी एजुकेशन है, पहला। और दूसरा मुझे पोल्यूशन पे पूछना है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कहीं चल रहा है या उठ रहा है, पर मुझे इसकी बहुत चिंता है। लखनऊ में भी प्रदूषण का है प्रॉब्लम है, लखनऊ में भी। लखनऊ में जहाँ पे आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, पर सेंटर ऑफ लखनऊ में होने के कारण हमें आना पड़ता है यहाँ पे। हम आना नहीं चाहते, पर बिकॉज ऑफ हमारे बारे में हमको पता ही नहीं, हम करें तो क्या करें इसका सोल्यूशन। मेरे हिसाब से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर वाकई में बात होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, पूछना चाहिए, और उसका जवाब भी निष्पक्ष रूप से दिया जाना चाहिए कि भाई अगर यूथ आज हमारा बेरोज़गार है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट उसमें क्या इनिशिएटिव्स ला रही है। और जो बहुत सही मुद्दा एक है कि एजुकेशन जो आज हमें किस डायरेक्शन में लेके चली जा रही है। हम हर एक चीज़ को डिवैल्यू करते चले जा रहे हैं। हमने बेंचमार्क्स बनाए थे, एक टाइम था जब कहा जाता था यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, बच्चे बहुत पढ़ करके निकलते हैं। आज 95, 98, 99, 98.9 ये कॉमन सी चीज़ होती चली जा रही है। और ये इतने सारे बच्चे जब इस लेवल पर आ रहे हैं तो व्हाट नेक्स्ट, कहाँ जाएंगे हम? इतने शोर शराबे के बीच में गेस हू वी स्पॉटेड? राजीव रंजन, एंकर विद न्यूज़ 24, जिनका बहुत फेमस शो है माहौल क्या है। माहौल क्या है। आई एम श्योर आप सब बहुत परिचित हैं इनसे। बहुत से इनके शोज़ इलेक्शन में स्पेशली वायरल हो जाते हैं, क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, और बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस है आपकी। जैसे हमने देखा यहाँ पे कुछ लोग थे जो आपसे सेल्फीज ले रहे थे और बोल रहे थे प्लीज़ कंटिन्यू द वर्क। नहीं, लोग देखते हैं प्रोग्राम, इसमें कोई दो राय नहीं है, पसंद भी करते हैं, लोग मिलते भी हैं। अच्छा लगता है कि जब जर्नलिस्ट को आजकल बहुत बार लोग देख के तमाम तरह के कमेंट करते हैं, उसमें मैं अभी तक बचा हूँ कि मुझे जो लोग भी आते हैं तो वो अच्छे से मिलते हैं। और मैं ऐसे ही चाय की दुकान, पान की दुकान, खेत खलिहान से शो भी करता हूँ और ऐसे ही घूमते रहता हूँ अकेले। सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक हमारे ऑडियंस के लिए भी यही रहेगा कि आप थोड़ा अपना फॉर्मेट बताइए, बिकॉज जब हम देखते हैं वॉक्स पॉप बहुत लोग करते हैं, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग योर शो। लोग कैसे खुल जाते हैं, कभी कभी चलते फिरते लोग एकदम रोकें, आप उनको एकदम से रोकेंगे और फिर वो बिल्कुल 10 मिनट अपनी पूरी गाथा, पूरा ज्ञान आपको दे देंगे। हाउ डू यू मैनेज दिस एंड जस्ट टेल अस अबाउट द फॉर्मेट। देखिए, मैं जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पे जैसे लोग लिखते थे, मेरी जान पहचान के पुराने लोग, तो मुझे लगता था कि जब से मैं इनको जानता हूँ तो मैं ऐसे नहीं जानता था जैसे ये यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये यही है, ये दिखाते कुछ और थे और हैं कुछ और, मतलब सोच के स्तर पे। तो मुझे लगा कि कोई एक प्रोग्राम जब हर टॉपिक पे, जिसको विदेश नीति, एक्सटर्नल अफेयर्स का ई नहीं पता, वो भी विदेश के मामलों में इतनी परिपक्वता से बात कर रहा है, जिसको इकॉनमी का ई नहीं पता वो भी जीडीपी से लेके और देश की आर्थिक प्रगति, मतलब कोई टॉपिक ऐसा है आप देखिए, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट फेसबुक पर या ट्विटर पे कुछ लिख दे तो कैसे कैसे लोग उसको जवाब देते हैं, कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं। तो मुझको लगा
कि जनता से इसी फॉर्मेट में बात करना चाहिए। जो ये बात सोच रहे हैं इनको कैमरे पे दिखाना चाहिए। शुरू तो पहले इलेक्शन में मैं करता था, अब इधर बीच कई सालों से करते करते वो थोड़ा फेमस हो गया है तो लोग उस पर ज़्यादा निगाह देते हैं। लेकिन शुरू में पहले दिन से और अभी तक मैं एक ही तरीके से करता हूँ। मेरे 2-3 उसमें तरीके ये हैं कि मैं कभी भी किसी को बुलाकर, मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा, बताया नहीं कि आज मैं यहाँ से करूँगा आप वहाँ आ जाना। तो सेटअप नहीं होता, कोई सेटअप नहीं, हाँ, कोई गेस्ट नहीं, किसी पार्टी का लीडर नहीं होता, स्पोक्स पर्सन नहीं होते, बिल्कुल आम लोग होते हैं। और मैं गाड़ी में बैठे जा रहा हूँ, चाय की दुकान पे देखा 6 लोग बैठे हैं, मैं उतरा, बस मैं उनसे ये परमिशन लेता हूँ कि आप लोग बात कर रहे थे मैं भी करूँ, रिकॉर्ड करूँ। बहुत बार लोग मना कर देते हैं कि नहीं हमको टीवी पे नहीं आना, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। अब वो कहते हैं हाँ बैठ जाइए। तो वो मैं कई बार आप सुनती होंगी कि मैं शुरू करता हूँ कि आप क्या बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं अरे हम बात कर रहे थे ये इलेक्शन पे। तो क्या, अच्छा क्या इलेक्शन, तो आपका नाम क्या है, तो आप क्या करते हैं। देखो मैं जब टेलीविज़न में नया भी आया था तो मैं ये सोचता था कि ये टीवी एंकर्स जो रिपोर्टर्स हैं मेकअप करते हैं, और अभी मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ वो हाथ में माइक लेते हैं, उनका आवाज़ का टोन, टेनर सब बदल जाता है, वो अलग तरह से बात करने लगते हैं। और सामने जो बैठा आदमी है वो, अगर आप उससे कहते हैं कि आप बात कर रहे हैं, आपसे मुझे बात करना है, तो वो कहता है हाँ ठीक है। और जैसे ही आप माइक लेते हैं और इसके बाद शीशा देखते हैं, मेकअप ठीक करते हैं, और इसके बाद कहते हैं नमस्कार दोस्तों अब हम आया, तो वो आदमी सोचता है कि अभी तक तो ये दूसरी तरह से बात कर रहा था, दूसरी तरह से बात करने लगता। तो फिर वो उसको लगता है कि मुझे बहुत सतर्क होना चाहिए, बहुत कॉशियस हो जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने हर शो में आदमी को इंटरटेन भी करूं, इन्फॉर्म भी करूं और एजुकेट भी करूं। वो इतना इंटरटेन ना करूं कि वो पूरी जोकरपन हो जाए, इतना इन्फॉर्म ना करने लगूं कि वो बम्बार्डमेंट हो जाए, और इतना एजुकेट ना करने लगूं कि वो बोरिंग हो जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू सेड, बिकॉज इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना, और आपने शुरुआत बात की थी वॉक्स पॉप से, तो अब जो आप तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब एक फॉर्मेट हो गया यूट्यूबर्स का, जर्नलिस्ट का भी, एक वॉक्स पॉपिफिकेशन ऑफ जर्नलिज्म, जहाँ पे आपको पता है कि जो एंकर घूम रहा है वो मीम की तलाश में ढूंढ रहा है, तो वो कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, इन्फॉर्म एजुकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मीम ढूंढ रहा है हर जगह, और वो होता भी है, सोशल मीडिया एकदम से उठा के मीम बना देता है। ये मीमिफिकेशन ऑफ जर्नलिज्म पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। आप इस बात को यकीन नहीं करेंगी, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे यूट्यूबर्स आते हैं, बोलते हैं राजीव सर मैं आपको देख के ही वीडियो बनाता हूँ, या जाने से पहले वीडियो बना। तो मैंने कहा तुम कहाँ जाते हो, आप यहीं लखनऊ में चलिए, दिल्ली में चलिए, सीपी में। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बच्चे कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वो ऐसा स्टफ ढूंढते हैं, वो दिन भर कोशिश ऐसी करते हैं कि उनको ऐसी बाइट्स मिले जो वायरल हो जाए, जो मीम्स जो आप कह रही हैं वो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कंटेंट निकाला जाए, वो पूरी कोशिश व्यूज़ की, पूरी कोशिश उसको हाईलाइट करने की। तो देखिए मैंने आज तक कभी व्यूज़ के लिए कुछ नहीं किया, मेम के लिए कभी नहीं किया, हमने कोई अपना शॉर्ट्स बनवा करके, या हमारे चैनल ने कभी ये नहीं किया। तो हम तो अब बातचीत में कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं, लोग उसको निकाल करके बनाते, तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप डेलिबरेटली अगर ऐसा पाने की कोशिश में करते हैं तो उनको मिलता भी नहीं। और आई थिंक इस चीज़ में एक चीज़ जर्नलिज्म जो मिस कर जाता है कि मीम के चक्कर में हम एक दूसरे को समझना कम हो रहे हैं। तो भाजपा की रैली में जाके आप भक्त हैं, और फिर अंधभक्त टाइप मीम निकल जाता है। दूसरी साइड से आप कांग्रेस या किसी और ऑपोजिशन की रैली में जाके आप ऐसे लोगों से बात करें कि ये गद्दार हैं या एंटी नेशनल हैं या पप्पू हैं या व्हाटएवर, तो इसमें दोनों साइड आई थिंक समझने की कोशिश नहीं कर रहे एक दूसरे को। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, लोग जो जर्नलिस्ट भी हैं, खास करके सोशल मीडिया पर, अगर आप उनसे कहो कि अरे आओ चलो उधर चलते, यार मेरे व्यूवर वो नहीं देखते हैं। जो सुनना कोई चाह रहा है, जो देखना कोई चाह रहा है, आप सिर्फ वही परोस रहे हैं। क्या इसमें व्यूअर की भी गलती है कि वो भी चाह रहा है कि उसी की जो वो सोचता है वो ही देखें, या हमारी गलती? यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो व्यूअर है ना, उसने ही चश्मा सबसे पहले लगा लिया। अभी बहुत सारे लोग, मैं आप जाएंगी मिलेंगी तो वो बोलेगा अरे ये तो
हर एपिसोड के हिसाब से वो आपको जज करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच के कितना करीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हरिश्चंद्र हूँ और मैं जो कहूँगा वो सच साबित होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं खुद जानता हूँ कि बहुत सारे फैसलों का जब वो फैसले आए तो उसकी बहुत सारी बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने आलोचना की थी। अभी आपने देखा, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो आर्टिकल लिखते हैं तो उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि मेधा पाटकर ने जब नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, सरदार सरोवर जब बन रहा था, तो उस वक्त का मेरा एक्सपीरियंस दूसरा था। मैंने भी विरोध किया और आर्टिकल लिखे और उन्होंने बहुत ईमानदारी से ये कहा कि अब जब मैं जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा उस वक्त का विरोध गलत था। तो आप जिस वक्त जो बात आप देखते हैं वो आपको बोलना चाहिए। अच्छा, यू आर वेरी वेटरन टेलीविजन न्यूज़ जर्नलिस्ट। जी न्यूज़ में आप रह चुके हैं, इंडिया टीवी में रह चुके हैं। अब जो टेलीविज़न न्यूज़ की हालत है, मतलब आई थिंक लोग मानते ही नहीं कि टीवी न्यूज़ उनकी बात कर रहे हैं, चाहे, और ये मुझे लगता है चाहे आप बीजेपी सपोर्टर हो या ना हो, ज़्यादातर लोग ये मानने लगे कि टेलीविज़न न्यूज़ बिका है, या गोदी मीडिया तो बोलते ही हैं लेकिन हमारे पक्ष की बातें नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हुआ एंड व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस होल पोलराइज्ड नैरेटिव इन टेलीविज़न न्यूज़? मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ, जो सरकार के समर्थक हैं, जो सरकार को पसंद करते हैं, जो सरकार के पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में है, वो लोग टीवी देख रहे हैं। जो सरकार के विरोध में है, जो सरकार के विरोधी हैं, जो सरकार को पसंद नहीं करते, जो सरकार पे सवाल उठाना चाहते हैं, वो लोग सोशल मीडिया देखते हैं। ये डिस्टिंक्शन हो रहा है बिल्कुल। तो इसमें आपके व्यूअर्स का है? मुझे कोई आप तो आपको ज़्यादा लोग टीवी पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे? ये क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है आपका। मेरा इस तरह से मैंने कोई स्टडी तो नहीं की, लेकिन मेरा दोनों जगह बराबर है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा प्रोग्राम जो है, मेरा दावा है कि आप कल के प्रोग्राम के हिसाब से आज बिल्कुल नहीं बता सकती कि आज मैं कहाँ से कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत बार पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं होती। अभी मैंने रोहतक से एक शो किया, उसमें 10 मिनट मैंने गौशाला दिखाई है। मेरे शो में जैसा मैं देखता हूँ मुझे लगता है ये चीज़ जनता को दिखानी चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। मेरे तो दोनों तरफ वाले हैं, लेकिन टीवी मैं टीवी में, अगर टीवी एक समंदर है तो उसमें एक मैं बूंद हूँ न्यूज़ चैनल के हिसाब से मैं मानता हूँ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन पूरे टीवी इंडस्ट्री को अगर लोग देखते हैं तो वो जो लोग उनके दर्शक हैं वो ज़्यादा वही हैं। चलो, अब चुनाव का माहौल है तो वी हैव टू आस्क यू, आप इतना घूम रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, आपकी बातों से आपको क्या समझ आ रहा है कि ये चुनाव के बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जो हो रहा है, जैसा विधानसभा में हुआ था, बाइपोलर, समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में हो रहा है। बीएसपी ने शुरुआती दौर में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया था, ऐसा लगा कि कहीं कहीं ट्रायंगुलर फाइट होगी, लेकिन मायावती के तमाम सीटों पर कैंडिडेट्स के बदलने के बाद और इस इलेक्शन का जो धीरे धीरे उठना हुआ, मैं बहुत पहले से कहता था कि 24 का इलेक्शन बाइपोलर होगा, आमने सामने का होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लाने वाले लोग होंगे, एक तरफ हटाने वाले लोग होंगे। यही चुनाव 22 में हुआ था, वही चुनाव 24 में यूपी में हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ में जाता हुआ बहुत ह्यूज मार्जिन से देख रहा हूँ, क्योंकि यूपी की महिलाओं में योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार, इन दोनों के प्रति जो परसेप्शन है, उनको ये लगता है कि यही सरकार रहनी चाहिए। उनमें जो सुरक्षा की भावना है, जो लड़कियों में बढ़ती, जवान लड़कियों में जो बातें हैं, पहले का जो माहौल था, ऐसा नहीं था कि यहाँ बिल्कुल अराजकता थी। बहुत लोग कहते हैं 4 बजे ही लड़कियाँ घर आ जाती, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तब भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन आम लोगों में, संगठित माफियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आम लोगों में जो चीज़ें थी, क्राइम तो देखो होता रहेगा, हमारा आपका कोई पर्सनल आपसी रंजिश है तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के फेवर में। बीजेपी को जो चीज़ परेशान कर सकती है वो ये कर सकती है कि उनके जो सांसद इस बार रिपीट किए गए हैं, बहुत सारी जगहों पे मैं जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं इसको सांसद नहीं बनने देना है, प्रधानमंत्री मोदी जी को तो ले आएंगे लेकिन इसको सबक सिखाएंगे। तो ये उसको कई सीटों पर
बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन जो आपने पूछा, मुझे मोर और लेस बीजेपी की सीटें 2019 के आसपास ही रहेंगी। बहुत नॉमिनल चेंज हो सकता है, थोड़ी बढ़ सकती है, थोड़ी, ना वो 80 आने वाली हैं और ना वो 40 आने वाली हैं, वो 55 के ऊपर ही रहेंगी। मुझे लगता है 60 के आसपास, 62 के आसपास। एज वी आर टॉकिंग वहाँ पे बहुत ही कोई उत्तेजित होकर जोर जोर से चीख रहा है, बट गाइज वो शो भी चल रहा है, इसलिए आपको आई होप क्लियरली सुनाई दे रहा हो। सो एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा सुरक्षा। अच्छा, इस पे बहुत पोलराइज डिबेट है, क्योंकि जो सरकार के समर्थक हैं वो तो बोलते हैं कि बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, अब लड़कियां 2-2 बजे 3-3 बजे घूम रही हैं। जो एंटी गवर्नमेंट है वो हाथरस की बात करते हैं, ब्रिजभूषण की बात करते हैं, उन्नाव की बात करते हैं। तो इसमें वेयर इज द ट्रूथ अबाउट एक्चुअली ऑन ग्राउंड सेफ्टी फॉर विमेन, रेगुलर विमेन? ये जो माफियागिरी है ना, वो जो सरकार के साथ है, जो बीजेपी के साथ है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। तो एक्शन नहीं है मतलब उनको मैसेज ये है कि शांत रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, संरक्षित रहोगे। जो सरकार के खिलाफ दलों में है उनको येन केन प्रकार 2 तो ख़त्म ही हो गए। तो एक मैसेज ये भी है कि जो सरकार के खिलाफ है उसके ऊपर एक्शन है। जो सरकार, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह सपा के होते तो क्या होता, बसपा के होते तो क्या होता, सबको पता है। तो जो सरकार के साथ है तो वो सुरक्षित है, शांत है। जो माफिया, जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, जिन बाहुबलियों की चर्चा इस देश में प्रदेश में की जाती है, वो जो जितने बड़े बड़े बाहुबली है विपक्ष में थे वो खत्म हो गए, और जो इधर पाला बदल के आगे वो सुरक्षित हो गए। एक तो ये बात है। लेकिन मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा कि थानों में, पुलिस थानों में, पुलिस की कार्यशैली में और इन सब जगहों पर पुरानी सरकारों में जितना दखल आम लोगों के जो अपराध थे, आम लोगों को जो चीज़ थी, उसमें जो दखल था वो इस सरकार में कम है। देखिए, ज़मीन का कब्जा करना, ठेकों पर कब्जा करना, ये आम लोग महसूस करते हैं इस चीज़ को। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार न कम हुआ है न होगा, आने वाली सरकार में इससे ज़्यादा चलेगा। मगर आम लोग ये फील करते हैं यार, ठेकों पर जैसे कुछ चुनिंदा लोगों का, पार्टी वालों का कब्जा था, कमाई के जितने संसाधन थे उस पर एक पूरा कॉकस बना हुआ था जो सत्ताधारी दल था। बहुत लोगों को लगता है कि यार इसमें थोड़ी वो बात नहीं है। चाहे आप एक्साइज पॉलिसी को ले लें, योगी सरकार की एक्साइज पॉलिसी, पहले की सरकारों में आपको मालूम है सिंडिकेट को दिया जाता था, 2-2, 3-3 फैमिलीज थी, 2-2, 3-3 ग्रुप थे। एक बार तो एक ही ग्रुप को पूरे प्रदेश का ठेका एक्साइज का दे दिया गया था। तो अब लोगों में जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सबको ठेका मिल रहा है, जो पार्टी का नहीं भी है उसको भी मिल रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि यार इस सरकार में, तो ये सब प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट इसमें यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो लोकतंत्र होना चाहिए और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किसी एमएलए की, किसी मिनिस्टर की, किसी एमपी की, कोई अगर वो अपने क्षेत्र में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना दे रहा हूँ। मुझे अभी एक सीनियर विधायक ने कहा, वो एक मंत्री के पास किसी का ट्रांसफ़र कराने के लिए गए, 4 बार के विधायक हैं, और वो उनके क्षेत्र का विकलांग व्यक्ति था। तो वो जा कर के वो आया उनके पास, वो गए कि इसका कर दो, तो उन्होंने कहा अभी आपने ये आदत नहीं छोड़ी। मतलब ये कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग, और वो बहुत पैसे से संपन्न व्यक्ति हैं, मंत्री उनसे जूनियर आदमी है, और उनकी इस बात पर वो बहुत आहत हुए, और उन्होंने कहा कि बताओ, मैं एक क्षेत्र के अपने एक विकलांग व्यक्ति का ट्रांसफ़र नहीं करा सकता हूँ विधायक होकर के, और मंत्री उसके सामने मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा। एक मंत्री थे यहाँ पर, नए नए बने थे, जब उनको जिला के बीजेपी के कार्यकर्ता आते थे तो पूछते थे अपॉइंटमेंट लेके आए हो, और वो कहते थे कि कागज़ पे 3 लाइन पे लिख के दे दो। तो राजनीतिक कार्यकर्ता जो है वो इन सब चीज़ों का आदी नहीं है, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जो मंत्री बन गए, जो पदों पर हैं, वो तो खूब मज़े में है, लेकिन जो कार्यकर्ता ज़मीन पर बूथ तुम्हारा मैनेजमेंट कर रहा है, जो रैलियों में भीड़ ले आ रहा है, उसको कुछ नहीं मिला। तो ये इसकी एक डिमेरिट है कि वो बहुत हतोत्साहित है कि दूसरी सरकारों के कार्यकर्ताओं का तो काम होता था, भाई आप पॉलिटिक्स में किस लिए आए, पावर के लिए आए, पैसे के लिए आए, नहीं तो
कौन राजनीति करेगा और लोगों की भलाई कर सके, आप पॉपुलर हो सके, आपका नाम 10-20 साल तक लो ले, इसीलिए आता है। वो तीनों काम नहीं हो रहा है। विपक्ष का कास्ट सेंसस का जो ये बिग मुद्दा है, हर रैली में कास्ट सेंसस की बात हो रही है और जितनी आबादी उतना हक, ये ग्राउंड पे आपको कितना नज़र आता है इम्पैक्ट इसका? क्या लोग वाकई सोच रहे हैं इसके बारे में? क्या विपक्ष कम्युनिकेट कर पाया है? क्योंकि कास्ट सेंसस से बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है मुझे लगता है समझने के लिए, आम लोगों के लिए। देखिए एक बात आप बताएं, राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करेंगे, जातिगत जनगणना की, और यूपी में जहां 50% से ज़्यादा ओबीसी हैं वो अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे फॉरवर्ड को, बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे फॉरवर्ड को, झारखंड में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे फॉरवर्ड को, और आप बैकवर्ड की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो और यही वो बेल्ट है। तो राहुल गांधी की जातिगत जनगणना के पर किसको यकीन होगा? अखिलेश यादव कहते हैं या तेजस्वी ये बात कहते हैं तो लोग, वो बैकवर्ड वोट उनके पास है तो उनकी बात को लोग समझते हैं। दूसरी बात, हमेशा से अगर आप राम जन्मभूमि आंदोलन और मंडल आयोग को देखेंगे तो मंडल कमंडल की राजनीति वो हमेशा से चलती आई है। इस देश में धर्म की राजनीति की काट सिर्फ कास्ट है और कास्ट की राजनीति की काट धर्म है। आपको धर्म को जात से काटना होगा और जाति को धर्म से काटना होगा। अब ये दोनों काट एक दूसरे की काट हैं। अब उसके ये तरीके अलग अलग ले आए जाते हैं, जातिगत जनगणना, टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन आरक्षण है। आपको लग रहा है कटता हुआ? हाँ? इस बार आपको कटता हुआ लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी धर्म जाति पर भारी पड़ेगा। Thank you, Rajiv ji, for talking to us. Thank you for taking out the time. And we hope to keep watching you on television news for a very long time. Thank you.